नमस्कार। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो हम लोग रिवीजन सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड अपलोड कर दिया है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे दूसरा चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो बच्चों मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने एनसीईआरटी से बनाया है, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो chemistrypage.in में एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स है, तो वहां आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने रखी है, तो मैं वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिवाइज करवा देता हूं। अगर मैं जल्दी बोलता हूं तो आप वीडियो को स्लो करके देखिए, अगर आपको लगता है मैं स्लो बोलता हूं तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाने जो जो मैं बोलता जा रहा हूं, या तो इसी डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करते जाना है, या आपके पास एनसीईआरटी की बुक की तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलता जा रहा हूं उनको हाईलाइट करते हुए जाना है। तो चलिए बच्चों, आधे पौने घंटे में इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में, ठीक है। तो चैप्टर होगा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है बच्चों। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, थोड़ा सा मैं जल्दी लिखूंगा क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो तीन तरह से हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो पहला है फ्रॉम एल्कीन। तो बच्चों ये हमारे पास जैसे कोई एल्कीन है और इससे हम अल्कोहल बनाना है, तो हमारे पास दो तरह के रिएजेंट है। एक है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको हम H3O+ भी बोल सकते हैं, और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी HBO। इसके केमिकल होते हैं B2H6H2O2 एंड लास्ट में कोई बेस यहां पर यूज होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, HNOH का एडिशन करना है। तो बच्चों यहां पर जो है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। तो यहां पर जो है जो नेगेटिव पार्ट है यानी OH है वो बीच में आ जाएगा और H किनारे चला जाएगा, तो आपको सेकेंडरी, टर्सरी इस टाइप के अल्कोहल मिलेंगे। लेकिन जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है उसमें आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे। ये जो है एंटी मार्कोनी के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है? एंटी मार्कोनी के जैसे। तो बच्चों इसमें आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये मार्कोनी जैसे काम कर रहा है, कौन सा वाला? हाइड्रोलाइसिस, तो इसमें कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होती है। कार्बोकैटायन तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी जो कार्बोकैटायन जो कार्बन बीच में है उस पर ही आपको OH को ऐड करना होता है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो बच्चों दूसरा तरीका हमारे पास अल्कोहल को बनाने का, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके पास CO ग्रुप होता है। तो यहां पर जो है कई तरह के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, तो RCHO एल्डिहाइड, RCOR कीटोन, NRCOOR एस्टर, NRCOOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तभी जाके हमें अल्कोहल मिलेगा। क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं, दो या तीन तरह के यूज होते हैं, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड PDH2, ठीक। ये वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाएगा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक तरह का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इन सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में, क्लियर। और ये जो PDH2 है वो एक खास तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अल्कोहल और कीटोन को तो करता है, साथ में एस्टर को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो बच्चों हमें हमेशा मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं कीटोन का रिडक्शन करूंगा तो हमें हमेशा मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर मैं एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करूंगा तो मुझे मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल आपको तभी मिलेगा जब आप कीटोन का रिडक्शन करोगे, क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखना है NaBH4 केवल इन दोनों को रिड्यूस कर पाता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन सबको रिड्यूस कर सकता है। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर। तो समझ में बात आ गई कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं।
उसके बाद जो तीसरा मेथड है उसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे अल्कोहल को बनाने के लिए। किसका यूज करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। तो बच्चों जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका फॉर्मूला होता है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मिलकर अल्कोहल बनाता है। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हो गए? जैसे हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एसिटाल्डिहाइड और तीसरा है कीटोन, इस तरह से। तो जब RMgX फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जब ये एसिटाल्डिहाइड या किसी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और अगर एक कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों हमें टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा अल्कोहल किस टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड से मिलकर बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे मान लिया जाए कि कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा ग्रुप होता है? CO, और यहां हमारे पास है RMgX। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। ये माइनस होता है तो ये माइनस इस पर अटैक करेगा और ये बाकी का हिस्सा वो इस पर अटैक करेगा। तो आपको ये इस तरह देखने को मिलेगा OMgX और यहां पर R लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका होता है हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पर ये ग्रुप टूट जाता है, यहां पर H आता है, यहां पर OH आता है। तो आपको ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है क्या दिखेगा? अल्कोहल। तो अगर यहां पर H और H होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, यहां पर CH3 होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, यहां पर CH3 होगा तो टर्सरी अल्कोहल। क्लियर? तो बच्चों ये तीन मेथड हैं जो अल्कोहल को बनाते हैं। कौन कौन से मेथड है? एक कार्बोनिल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और तीसरा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन से हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसमें कि फिनॉल को कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल यानी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होता है? OH ग्रुप लगा होता है। तो फिनॉल को बनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कि आप क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दो तो फिनॉल हमें मिल जाएगा। OH रिप्लेस कर देगा Cl को। इसको हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस। दूसरा तरीका है, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कर दो तो भी हमें जो है फिनॉल मिल जाएगा। तीसरा तरीका है, अगर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी पहले बेंजीन पर जो है H2SO4 की रिएक्शन कराओ तो हमें मिलता है बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद इसका NaOH के साथ रिएक्शन करा दो तो हमें मिल जाता है फिनॉल। तो ये तीन प्रोसेस है। एक प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड क्यूमीन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? क्यूमीन प्रोसेस। अच्छा, थोड़ा मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूं लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, पर कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा क्लियर लिखूं। तो बच्चों क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सबसे पहले इसका करते हैं ऑक्सीडेशन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है OOH। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल पेरोक्साइड्स, ऐसे कुछ नाम है इसका, हाइड्रोपेरोक्साइड, सॉरी, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। और उसके बाद हम इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो जो है ये इतना हिस्सा निकल जाता है और हमें मिल जाता है फिनॉल। और बच्चों साथ में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है एसीटोन। कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लोरोबेंजीन से, डाइजोनियम सॉल्ट से, बेंजीन से या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से और क्यूमीन से, इन चार प्रोसेस से हम फिनॉल को इजिली बना सकते हैं। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो बच्चों हमने फिनॉल को भी बना लिया और हमने अल्कोहल को भी बना लिया, है ना। अब बात करते हैं फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वो नेम रिएक्शन है, उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, है ना। देखो, तो ये हमारे पास फिनॉल है। तो फिनॉल का अगर हम करते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यानी किसकी प्रेजेंस में करेंगे? HNO3। तो बच्चों दो तरह की रिएक्शन होती हैं। अगर हम डाइल्यूट के साथ करेंगे तो कुछ और मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करेंगे कुछ और मिलेगा। तो अगर हम डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे। एक है NO2 ऑर्थो पे लग जाएगा और अगली बार जो NO2 है वो पैरा पे लगता हुआ आपको दिखेगा। ऑर्थो पैरा
डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइनाइट्रो नहीं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। लेकिन आप कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करेंगे तो बच्चों 3 नाइट्रो ग्रुप एक साथ फिनॉल पर लग जाएंगे, जिस कंपाउंड का नाम होगा पिक्रिक एसिड। तो एक नाइट्रो यहां, दूसरा नाइट्रो यहां एंड तीसरा नाइट्रो यहां लग जाएगा। तो इसका नाम है बच्चों क्या, पिक्रिक एसिड। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये जो कंपाउंड है इसकी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा होती है, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप जो है विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं। चलो ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसके बाद आता है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो ब्रोमिनेशन भी 2 कंडीशन में होता है। ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे CHCl3 या CS2। तो बच्चों यहां पर भी आपको सेम कंसेप्ट देखने को मिलेगा। OH पर जो है एक ऑर्थो पर ब्रोमीन लग जाएगा और दूसरा पैरा पर ब्रोमीन लगता हुआ आपको दिखेगा। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में केवल मोनोब्रोमो डेरिवेटिव मिलते हैं फिनॉल के। लेकिन अगर हम जो ब्रोमिनेशन करते हैं वो एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करते हैं, वाटर इन्वॉल्व होता है, तो यहां पर 3 ब्रोमीन एक साथ लगते हुए आपको दिखेंगे। ब्रोमीन यहां लगेगा, ब्रोमीन यहां लगेगा और ब्रोमीन यहां लगेगा। ट्राई ब्रोमोफिनॉल 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आपको मिलेगा। तो एक्वस के केस में 3 प्रोडक्ट यानी ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव, नॉन एक्वस के केस में मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में ट्राई, डाइल्यूट के केस में थोड़ी रिएक्शन स्लो होगी, मोनो डेरिवेटिव मिलेंगे, ठीक। अच्छा, तो ये 2 अलग अलग कंडीशन में एक ही चीज हो रही है, तो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी 2 नेम रिएक्शन आती है फिनॉल की बच्चों। एक होती है कोल्बे रिएक्शन और दूसरी होती है रिमर-टीमन रिएक्शन। तो इधर हम करते हैं कोल्बे रिएक्शन और इधर करेंगे रिमर-टीमन रिएक्शन। तो जो कोल्बे रिएक्शन है उसके लिए जो केमिकल होता है वो होता है CO2 प्लस NaOH। और जो रिमर-टीमन रिएक्शन है, रिमर-टीमन रिएक्शन है ना, उसके लिए जो केमिकल होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या NaOH, ठीक। अच्छा, जो कोल्बे रिएक्शन है उसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड है ना, सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ पर OH यहाँ पर COOH। और जो रिमर-टीमन रिएक्शन होती है उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सैलिसाइला एल्डिहाइड। वो सैलिसाइला एल्डिहाइड है, ये सैलिसाइलिक एसिड है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं बच्चों 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर, समझ में आ गया कि रिमर-टीमन रिएक्शन में क्या बनता है और कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो CO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और यहां पर CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं देखो थोड़ा इस रिएक्शन को एक्सटेंड करता हूं। अगर मैं सैलिसाइलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन करता हूं, एस्टरिफिकेशन करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एसिटिक एनहाइड्राइड की। तो यहां पर जो एक कंपाउंड मिलता है वो मिलता है OCOCH3COOH। इसको हम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये रहा सैलिसाइलिक एसिड, हमने उसका करवा दिया एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। तो बच्चों हमें मिल जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और इसको एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। ये एक तरह की मेडिसिन है, एस्पिरिन है ना। तो जो एस्पिरिन है उसके 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक तो वो सूजन को कम करती है यानी एंटी इंफ्लेमेटरी है, एक वो बुखार को कम करती है यानी एंटीपायरेटिक है, और एक वो दर्द को कम करती है यानी एनाल्जेसिक है। तो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी इसके काम होते हैं और इसका केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। कहां से मिलता है, सैलिसाइलिक एसिड के एसिटाइलेशन से, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास फिनॉल का काम तमाम। अच्छा, एक और चीज भाई, अगर हम फिनॉल का करते हैं रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट तो बच्चों फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। और अगर हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिनॉल जो है इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, पैराबेंजोक्विनोन। इसको हम बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन। तो ऑक्सीडेशन से ये बनता है, रिडक्शन से ये बनता है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, कोल्बे, रिमर-टीमन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फिनॉल इस तरह की रिएक्शन देता है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो नोट भी करते जाना है और इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करते जाना है या लिखते हुए जाना है। आप पॉज करके और चीजें भी नोट कर सकते हो।
तो ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी हो गया और रिएक्शन ऑफ फिनॉल भी हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और चीज यहां पर कई बार पूछा जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो बच्चों देखो, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है उसमें किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं लेस वोलेटाइल। ठीक है। लेकिन जहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहां पर मॉलिक्यूल जो है दूर दूर जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वोलेटिलिटी भी बढ़ जाएगी, वोलेटाइल। तो ये ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक। तो रीजन क्या बताया मैंने, एक में इंट्रा, एक में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस में इंट्रा होती है, ऑर्थो वाले में इंट्रा होती है। जहां ग्रुप पास पास होते हैं वहां इंट्रा होते हैं, जहां ग्रुप दूर दूर होते हैं वहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं एसिडिटी। हाँ, एसिडिटी वाले भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है। तो हमेशा बच्चों क्या याद रखना आपको, कौन से ग्रुप जो एसिडिटी को मॉडिफाई करते हैं। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे, देखो ROH, तो एसिड का मतलब होता है H को देना, है ना। ये H को कब देगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी जब आप इलेक्ट्रॉन को खींच लोगे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़े होंगे तो वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे तो एसिडिटी को कम करेंगे। बस इतना ध्यान रखना आपको। तो हर बार ये दो कंपेयर करने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। इसीलिए बच्चों जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल। ठीक है। और अगर मैं वाटर को इसमें ऐड करूं तो सबसे ज्यादा फिनॉल, उसके बीच में वाटर और उसके बाद अल्कोहल। ये इनका एसिडिटी ऑर्डर है। तो फिनॉल में जो है ये बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेती है, तो रिजोनेंस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, H का निकलना आसान हो जाता है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है। रही बात अल्कोहल की, तो अल्कोहल में R जो है वो +I इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो यहां पर डोनेशन बढ़ेगा तो H का निकलना आसान नहीं होगा, तो एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक। तो अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो बच्चों फिनॉल के यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो एसिडिटी कम होगी। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। अब देखो, अगर यहां पर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिटी को कम करेगा। ठीक। तो इसकी एसिडिटी कम होगी एज कंपेयर टू जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा। तो अगर यहाँ पर NO2 होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, और यहाँ पर अगर CH3 होगा तो एसिडिटी कम होगी। तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, तो मेटानाइट्रोफिनॉल कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। हाँ, अगर पैरामिथॉक्सीफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल है तो पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा होगा क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, और पैरामिथाइलफिनॉल कम होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। रही बात अल्कोहल की, तो बच्चों अल्कोहल में जैसे अगर मैं कार्बन बढ़ाता जाता हूं तो कार्बन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ता है तो एसिडिटी कम होती है। तो जिसके पास जितने कम कार्बन होंगे उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। इसी तरह अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो एसिडिटी भी कम होती है ना। तो इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी जिसमें कम ब्रांच है, जिसमें ज्यादा ब्रांच है उसकी एसिडिटी कम होगी। यानी टर्सरी की एसिडिटी कम, सेकेंडरी की और ज्यादा, और प्राइमरी की सबसे ज्यादा, और इथेनॉल की कम, मिथेनॉल की ज्यादा। क्लियर। ठीक है। तो जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें कौन से ग्रुप को कंपेयर किया गया है, एक उसमें NO2 ग्रुप को कंपेयर किया गया है, दूसरा उसमें CH3 ग्रुप को कंपेयर किया गया है। तो CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो समझ में आ गया। तो बस ये दो फैक्टर आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन से दो फैक्टर जो है किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलो, तो ये एसिडिटी का कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इसमें
और इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों इसमें, इसमें है ईथर। हाँ, ईथर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईथर है ना, रैंडम टॉपिक ले रहा हूं मैं, ठीक। तो ईथर को बनाने के दो मेथड है, एक है विलियमसन मेथड, दूसरा डिहाइड्रेशन मेथड, ठीक है। तो जब आप किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन, हाँ डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और यहां पर जो टेम्परेचर होगा बच्चों वो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिहाइड्रेशन करते हैं, तो डिहाइड्रेशन करने से आपको जो है इस तरह का एक ईथर मिल जाएगा। ध्यान रखना कि डिहाइड्रेशन अगर हाई टेम्परेचर पर होगा, जैसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों वहां पर आपको एल्कीन मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो दोनों जो है सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगी। अगर कम टेम्परेचर होगा तो ईथर मिलेगा, और ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपको एल्कीन मिलेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। तो ये एक तरह की नेम रिएक्शन भी है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। इसमें बच्चों क्या होता है कि एक अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट लेते हैं और दूसरा लेते हैं हम एल्काइल हैलाइड। तो यहां से Na निकला, यहां से S निकला, तो यहां X निकला है ना, यहां मिल जाता है आपको ROR। क्लियर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। तो जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है इसमें से केवल आप सिमेट्रिकल एल्कीन बना सकते हैं, जबकि विलियमसन सिंथेसिस जो है इसमें से आप सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल किसी भी टाइप की ईथर, एल्कीन नहीं है ईथर, दोनों ईथर बना सकते हैं। इसमें सिमेट्रिकल ईथर बनेगी, इसमें अनसिमेट्रिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल दोनों टाइप की ईथर बन सकती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो विलियमसन मेथड है वो सबसे बेस्ट कब होगा, जब जो एल्किल हैलाइड है वो सबसे छोटा होना चाहिए, यानी कम से कम ब्रांचिंग होगी। जितनी कम से कम ब्रांचिंग होगी उतना बेस्ट आपको ईथर की यील्ड मिलती जाएगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि CH3Cl और इसमें कौन बेस्ट देगा, तो बच्चों ये बेस्ट देगा, ठीक। और दोनों ही जो है SN2 रिएक्शन की तरह काम करती है, यानी SN2 पाथवे फॉलो करती है ईथर को बनाने के लिए। क्लियर। चलो, तो ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। अब ईथर में एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लीवेज ऑफ ईथर, क्लीवेज ऑफ ईथर, ईथर को तोड़ने से कौन से कंपाउंड आपको मिलेंगे। तो बच्चों ईथर इस तरह की होती है ना, और इसको हम तोड़ेंगे H और X से। X जो है ClBrIF हो सकता है, तो जो तोड़ने का ऑर्डर है वो HI ज्यादा अच्छी तरह से तोड़ेगा एज कंपेयर टू HBr एज कंपेयर टू HCl। तो बच्चों जितना बॉन्ड वीक होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, तो इसलिए हम HI का यूज करते हैं, ठीक। तो अब इसकी जगह में हम लिखेंगे HI, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, इधर से भी टूट सकता है, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, तो यहां पर जो है ये प्लस आएगा, ये माइनस के पास जाएगा। तो बच्चों हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक तो एल्कोहल मिलेगा और एक दूसरा क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। क्लियर। अगर दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों R एक जैसे है, तब तो कोई भी अल्कोहल बनाओ कोई भी RI बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अलग अलग है तो क्या होगा, देखो मैं आपको दो कंडीशन बताता हूं, ठीक। ये देखो, ये जो है दो कार्बन, एक कार्बन प्लस HI। तो अगर जो है इधर प्राइमरी है इधर भी प्राइमरी है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा इस समय I है, वो हमेशा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाना पसंद करेगा। तो बच्चों इस समय अल्कोहल ये बनेगा CCOH प्लस CI, छोटे वाले के साथ जाना पसंद करेगा। इन केस अगर ऐसा होता है ना, इधर हमारे पास इधर सेकेंडरी है इधर प्राइमरी है, तो हमने क्या किया HI, तो छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा, ये वाला ना, तो ये इसके साथ जाएगा, तो यहां से टूटेगा, ये इसके साथ जाएगा, इधर वाला ऐसा अल्कोहल बनाएगा, इधर वाला ऐसा क्या बनाएगा, एल्काइल हाइड्राइड बनेगा। लेकिन अगर किसी ईथर में टर्सरी कार्बन इन्वॉल्व होता है, जैसे ऐसे है ना, टर्सरी कार्बन इन्वॉल्व होता है, तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी अभी यहां से टूटेगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो टर्सरी कार्बन के साथ जाना पसंद करेगा ड्यू टू कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। तो बच्चों अगर टर्सरी होगा तो SN1 की तरह रिएक्शन फॉलो होगी, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा ब्रांचिंग वाले कार्बन के साथ जाना पसंद करेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह बनेगा, ये I होगा और ये OH होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी और प्राइमरी है, सेकेंडरी और प्राइमरी है, प्राइमरी है, तो I को हमेशा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ ही भेजना पड़ेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पर रिएक्शन चेंज हो जाती है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास ईथर का, तो ईथर से इन दो कंसेप्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको इन दोनों को ही रिवाइज करते जाना है ना।
अच्छा अब देखो, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बच्चों आप किस तरफ जाते हैं? आप जाते हैं एसिड की तरफ। तो जनरल फिनोमेना क्या बोलते हैं कि अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले बनता है एल्डिहाइड, और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। वापस करोगे तो रिडक्शन करना पड़ेगा, इसका रिडक्शन ये मिलेगा, इसका रिडक्शन ये मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइल्ड और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर PCC और CrO3 दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हमारे पास K2Cr2O7, वैसे इसका यूज तो होता नहीं, KMnO4 है यहां पर। हाँ, तो K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो अगर आपके पास कोई अल्कोहल दे रखा है तो देखो, है ना, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास ये अल्कोहल है, इट इज प्राइमरी अल्कोहल, और यहां पर आपने यूज किया KMnO4, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सीधे वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा विदाउट गोइंग टू, यानी पहले बीच में एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर हम लोग PCC यूज करते हैं तो बच्चों हमारे पास केवल एल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक। फर्दर हम अगर एल्डिहाइड का दोबारा से PCC के साथ रिएक्शन करते हैं तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। तो ये दोनों जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में चेंज करते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है इस तरह से, तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है अगर हम उसको KMnO4 के साथ ट्रीट करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करें, तो ये दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले कीटोन बनाएगा, उसके बाद कीटोन को फर्दर रिड्यूस करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां पर PCC का यूज करते हैं, यानी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम केवल कीटोन तक ही पहुंच पाएंगे, आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन केवल कौन करेगा? KMnO4 कर पाता है, ठीक है। रही बात टर्सरी अल्कोहल की, तो बच्चों टर्सरी अल्कोहल को न तो माइल्ड और न तो स्ट्रॉन्ग, दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। हाँ, अगर इसका हमें ऑक्सीडेशन करना होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस ड्रास्टिक कंडीशन हमें लगानी होती है, तभी जाके इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। तो ये ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ कॉपर एट हाई टेम्परेचर, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है। कॉपर एट हाई टेम्परेचर, यानी 553 ऐसा कुछ है, केल्विन इतना टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर है। तो बच्चों जो प्राइमरी अल्कोहल है वो बनाएगा एल्डिहाइड, है ना। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो बनाएगा कीटोन। कॉपर के साथ बात कर रहा हूं मैं ना, लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल है वो अब कीटोन या एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा, वो बनाएगा एल्कीन। बस ये ध्यान आपको रखना है यहां पर, है ना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? डिहाइड्रेशन। क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन, ठीक। तो कॉपर के साथ ही ये रिएक्शन होती है, बाकी और किसी के साथ अलग तरह से रिएक्शन होगी, जो मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो समझ में बात आ गया। तो अब हम बात करते हैं, हाँ, डिहाइड्रेशन, बहुत अच्छी बात है। डिहाइड्रेशन है ना, ऑक्सीडेशन हो गया और फिनॉल की रिएक्शन हो गई, और हमारे पास, हाँ ठीक है, ईथर भी मैंने आपको बता ही दिया है। डिहाइड्रेशन थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन, आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है तो वाटर का रिमूवल हो जाता है हमारी बॉडी से, हमें पानी की जरूरत होती है ना। तो जब हमारी बॉडी में पानी जाता है तो रिहाइड्रेशन, पानी निकलता है तो डिहाइड्रेशन वही है। तो रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, रिमूवल ऑफ वाटर ऐसे नहीं होगा, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या H3PO4, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको डिहाइड्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों जब हम किसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है? एल्कीन मिलती है और वाटर निकल जाता है। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगी, डबल बॉन्ड मिलेगा,
ठीक। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइप के अल्कोहल का डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। तो बच्चों, जो डिहाइड्रेशन है वो एक तरह की कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन। तो किसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? टर्सरी का, तो इसका डिहाइड्रेशन भी फास्ट होगा। तो देन टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, यानी अगर OH, मतलब आप समझ जाओ ना कि जैसे अगर ये है ना भाई, ये है तो इसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, और अगर ये है तो इसका डिहाइड्रेशन स्लो होगा। और अगर कोई आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका डिहाइड्रेशन और स्लो होगा, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है। अच्छा, कई बार टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं आता है तो आपको क्या देखना है? कार्बोकैटायन देखना है। जैसे एलाइलिक है और हमारे पास प्राइमरी है तो हमेशा एलाइलिक ज्यादा होगा, प्राइमरी कम होगा, क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन है। ठीक है, क्लियर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एल्कीन बनता है, और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे करोगे? सेकेंडरी, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये कार्बोकैटायन बनने पर डिपेंड करता है। जितना कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ही फास्ट होगा। ठीक, समझ बात आ गई। अब आगे देखो, अब क्या है इस पर एक और क्वेश्चन आता है कि एल्कीन कौन सी बनेगी। तो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अगर यहां पर OH जुड़ा है ना, और आपको इसका डिहाइड्रेशन करना है, तो हमेशा वो एल्कीन बनानी है जहां पर डबल बॉन्ड बीच में आता है। जैसे मैंने एल्किल हैलाइड के केस में देखा था, तो दो तरह की एल्कीन पॉसिबल है, एक यहां पर आ सकता है, एक यहां पर आ सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड बीच में आया तो वो मेजर एल्कीन होगी, और डबल बॉन्ड किनारे आया तो वो माइनर एल्कीन होगी। यानी आपको देखना है कि एल्कीन के इर्द गिर्द कार्बन कितने हैं। तो एल्कीन के चारों तरफ जितने ज्यादा कार्बन होंगे, वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन होने वाली है। क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करो, वही आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले जी, ये हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया, डिहाइड्रेशन, एसिटाइलेशन भी हो गया है ना, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल मैंने आपको बता ही दिया, और प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, ग्रिग्नाट रीजेंट हो गया। अच्छा जी, अब मेजर चीजें मैंने आपको बताई दी है ना। अच्छा, सॉलिबिलिटी देखो, सॉलिबिलिटी पर मैं डिस्कस करता हूं। सॉलिबिलिटी, जब भी सॉलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आया, आपको क्या देखना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ कार्बन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी। ठीक है, और ब्रांचिंग बढ़ेंगे। अच्छा, पहले सॉलिबिलिटी पर डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से सॉलिबिलिटी कम होती है, और दूसरा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बढ़ेगी? जब OH बढ़ेंगे। जैसे ग्लूकोज है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो सॉलिबिलिटी ज्यादा है, और इथाइलिन ग्लाइकोल है तो सॉलिबिलिटी कम है क्योंकि OH कम है। और तीसरा, अगर इथेनॉल है तो सॉलिबिलिटी और कम हो जाए क्योंकि एक ही OH है। जितने ज्यादा OH उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी, माने उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सॉलिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, कार्बन के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक। तो बच्चों, जो अल्कोहल और फिनॉल है वो दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो इसीलिए इनकी सॉलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होंगे लेकिन एल्किल हैलाइड से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें और क्या चीज रह रखी है? टाइप्स ऑफ अल्कोहल आप समझ सकते हो, एलाइलिक, विनाइलिक, है ना, और उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वो बहुत कॉमन चीज है, वो एक बार पढ़ लेना, वो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक। तो उसके बाद हाँ, मिथेनॉल और इथेनॉल, इसमें चीज ध्यान रखना। जो मिथेनॉल है वो पॉइजनस होता है, और जो ड्रिंकिंग के पर्पज से अल्कोहल हम यूज करते हैं वो है इथेनॉल, C2H5OH। इथेनॉल को कैसे बनाया जाता है? इथेनॉल को बनाया जाता है फर्मेंटेशन मेथड से। जब शुगर्स, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बच्चों? शुगर होती है, जैसे स्टार्च है, तो स्टार्च पहले कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? इसमें यूज होता है हमारा इन्वर्टेज। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज की बात करते हैं ना, सुक्रोज से आपको ग्लूकोज बनाना है तो कौन सा एंजाइम होता है? इन्वर्टेज, है ना, इन्वर्ट शुगर बनती है। उसके बाद ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना है तो वहां पर यूज होता है जाइमेज। जाइमेज, ये दो एंजाइम याद रखना। ठीक है, तो अल्कोहल बनता है फ्रॉम द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ द जाइमेज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कौन सी प्रोसेस होती है? जहां पर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, मिथेनॉल, मिथेनॉल को कमर्शियली कैसे बनाया जाता है? कि मिथेनॉल बनता है आपका मिथेनॉल, मुझे ध्यान नहीं है मिथेनॉल किस एक रिएक्शन है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है मिथेनॉल की।
कमर्शियली हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो ZnONCr2O3, तो हमारे डायरेक्ट मिथेनॉल मिल जाएगा। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो दोनों कमर्शियली प्रिपेयर्ड अल्कोहल है, किस मेथड से बनाए जाते हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है। अगर मैं मिथेनॉल की बात करूं तो बच्चों मिथेनॉल जो है पॉइजन कॉज करता है, यानी शरीर के लिए हार्मफुल है, और इसका मेन पॉइजनिंग इफेक्ट होता है ब्लाइंडनेस, ये अंधा कर देता है। और अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल एक तरह का स्लो पॉइजन है, यानी धीरे धीरे आदमी को खत्म करता है। और इसका जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो है सीएनएस पर होता है एडवर्स इफेक्ट। दूसरा लीवर खराब हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक, तो ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में। अगर कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर मैं कराने वाला हूं अमाइन या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि कोई और थोड़ा सा मेथड और अप्लाई किया जाए या रिवीजन करने में, है ना, तो वो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।